11th क्लास की इकोनॉमिक्स को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11th क्लास के अंदर हमें 2 बुक दी गई हैं। पहली बुक हम आज की वीडियो के अंदर शुरू कर रहे हैं। तो पहली बुक के अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन, कि इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड स्टैटिक क्या होती है। दोनों का इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। बट स्टैटिक और इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, हम उसके अंदर समझते हैं जैसे हमारे घर में, जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास घर में क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें मतलब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल बर्थडे पे, इस बर्थडे पे हमें कोई फ़ोन मिला है तो अगले बर्थडे पे हमें ये चाहिए, नेक्स्ट पे ये चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। ये नहीं कि हम उनको गिन सकते, अनलिमिटेड अमाउंट्स है। अगर हमें एक चीज़ मिल जाती है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हमें अगली चाहिए, उसके बाद उससे अगली चाहिए, उसके बाद उससे अगली चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, हमारे पास चीज़ें तो लिमिटेड ही हैं। जैसे पेट्रोल बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास, जो पानी है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, वो भी इतना पीने का पानी हमारे पास नहीं है। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो उनको हम किस तरीके से मैनेज करें कि वो चीज़ें अच्छे से चल पाए। That means economics is the study of how society allocate scarce resources to satisfy unlimited wants. It's at its core, it is the science of making choice under scarcity. मतलब कि हम ये नहीं होता कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल पैसे कम हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग मेनली यही करते हैं कि हमारे पास पैसे कम है तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम फालतू का कोई खर्चा नहीं करते, ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं। हम मार्केट में कभी भी जाते हैं और हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं तो हम लिमिटेड ही सामान लेके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी वॉन्ट्स लिमिटेड है, नहीं, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं कि हम ये भी खा लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। जैसे मेरी दादी एक बात कहती है कि हरियाणवी में वो कहावत है कि मतलब काले सर वाले की दाप नहीं होती, मतलब जिसके सर पे काले बाल होते हैं उसकी वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो सेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम वही चीज़ समझते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, मतलब सोसाइटी किस तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं उनको एलोकेट करती है और सेटिस्फाई करती है। क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स तो लिमिटेड है बट फिर भी सोसाइटी रिसोर्सेज को एलोकेट करके हमें सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इन द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड को मिला के ये वर्ड बना है। सबसे पहले है ओकस मीनिंग होम एंड निमेन मीनिंग मैनेजमेंट। दिस इज द ओरिजिनल मीन्ड होम मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि होम मैनेजमेंट, जैसे हमारी मदर्स जो है, हमारी मम्मियाँ हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, मान लो, देखो हर इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो जितनी भी उनके पास सैलरी आती है, जितने भी उनको घर खर्च के पैसे मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पूरे पैसे को, भाई मुझे यहाँ लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो पैसे को अपने को सेट करती रहती है कि भाई इस महीने में हम ये खर्चा कर लेते हैं, इस महीने में हम ये खर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में हम ये कर लेंगे। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल हमारा बर्थडे आ रहा है तो वो प्लानिंग बहुत पहले से चलती है कि भाई इस महीने में इसको ड्रेस दिला देते हैं, इस महीने में इसको ये दिला देते हैं, इस महीने में ये, फिर जो बर्थडे मंथ होगा उसमें केक कटवा देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, इस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं। तो वही मतलब होता है इकोनॉमिक्स का। इन मॉडर्न टर्म्स इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस that study human behavior as a relationship between and limited wants, and scarce means limited resources which have alternative uses। मॉडर्न टर्म्स के अंदर बोला गया है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक सोशल स्टडी के अंदर कि हम इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर की जो वॉन्ट्स है वो तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम किस तरीके से उनको यूज़ करें ताकि हम अच्छे से रह पाएँ, मतलब हमारी वॉन्ट्स भी थोड़ी थोड़ी सेटिस्फाई होती रहें।
अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 4 नंबर में बन जाता है। आते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्केर्सिटी। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? अभी हमने बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही हैं। देखो आजकल आपने ये चीज़ नोटिस की है या नहीं कि मुझे नहीं पता, बट आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना चला हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को देख के और ज़्यादा इच्छाएं कर रहे हैं कि भाई मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है, मेरी ऐसी लाइफ क्यों नहीं है, ये इंसान कितने अच्छे से रह रहा है, ये इंसान कितने अच्छे से रह रहा है। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छी रिकॉर्ड करोगे, बुरी क्यों रिकॉर्ड करोगे, है ना? तो वो रियलिटी नहीं होती है, और हम उस चीज़ को रियलिटी मान के अपनी लाइफ को उस चीज़ से कंपेयर करके कि भाई हम तो खुश नहीं हैं, हम अपने आप से डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा अपनी लाइफ को सोशल मीडिया से रिलेट करना कम करो, क्योंकि रियलिटी होती है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे आपको अच्छी ही चीज़ें शो की जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ पसंद आएगी वही दिखाई जाएगी, ठीक है? ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस एंड मल्टीप्ली एज सोसाइटी डेवलप। जो जितनी सोसाइटी डेवलप हो रही है उतनी ही ह्यूमन वांट्स बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही, मतलब हर इंसान, जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम पे किसी के घर में एसी नहीं होते थे, ठीक है? अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं हरियाणा में रहती हूँ, मेरी गली में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें एसी ना हो, क्योंकि अब जितनी सोसाइटी डेवलप हो रही है उतनी ह्यूमन वांट्स भी बढ़ती जा रही हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें गाड़ी ना हो, एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें बाइक ना हो, है ना? तो अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी, हमारी ज़रूरतें अब भी बढ़ती जा रही हैं। जितना सोसाइटी डेवलप होगी उतनी हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास रिसोर्स कम है, स्केयर रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड इन सप्लाई। हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, हमारे पास ज़मीन भी लिमिटेड है, हमारे पास लेबर भी लिमिटेड है, हमारे पास पैसा भी लिमिटेड है, और हमारे पास इंटरप्राइजेज भी लिमिटेड हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस के ऊपर। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। एग्जाम्पल, लैंड कैन यूज टू ग्रो वीट, बिल्ड अ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल। अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर हम खेती भी कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर हम फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, ज़मीन के ऊपर हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, ज़मीन के ऊपर हम घर भी बना सकते हैं, ठीक है? ज़मीन के ऊपर हम कोई बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर हम होटल भी बना सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उसी तरीके से लेबर का भी हम बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, खेत में भी यूज़ कर सकते हैं, और घर में मकान बनाते हैं जो बिल्डिंग बनाने में, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे का तो यूज़ हर जगह है, उसके तो अल्टरनेटिव यूज़ हैं ही। इंटरप्राइजेस का यूज़ भी बहुत अलग अलग जगहों पे है। तो वही बात है, अल्टरनेटिव यूज़ हम इनके कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ these three conditions, individual and society must make choice. Economics is fundamental the study of these choice. देखो ये 3 जो हमारी कंडीशन है, तो इंडिविजुअल और सोसाइटी उसमें से चूज़ करता है चीज़ों को, भाई इसका हमें क्या यूज़ करना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमें हर चीज़ तो नहीं मिलती है ना? ये तो नहीं होता कि भाई कि हमें हर चीज़ मिलेगी। हमें संतुष्ट होना आना चाहिए कि हम इतने में भी संतुष्ट है, इतने में भी सेटिस्फाई हैं। बट जो अगर मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, शिद्दत से चाहिए, मतलब जैसे कामयाबी है या कोई भी इंसान है कोई, तो उसको पाने के लिए एफर्ट्स करो। अगर नहीं मिल रही है तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा और मेरे मन का नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, तो वो हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, ठीक है? तो सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस के अंदर जो हमारे कुछ स्टैटिकल मेथड्स दिए गए हैं। स्टैटिकल मेथड्स से पहले स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है? उसके बाद ही हम स्टैटिकल मेथड्स के ऊपर आएंगे। तो स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक फैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय क्वांटिटेटिव डाटा to be a meaningful. This is where static comes in. Static is used in two destructive sense, plural sense and singular sense.
देखो इकोनॉमिक फैक्ट्स के अंदर बोला गया है कि स्टैटिक्स का मतलब होता है क्वांटिटिव डाटा, मतलब कि नंबर की फॉर्म में डाटा। स्टैटिक्स हमें शो करता है, जैसे कि अभी जनगणना हुई थी। जनगणना क्यों कही? जैसे हमें पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कितनी ज़्यादा है उस चीज़ को पता लगाना, दैट्स मीन स्टैटिक्स। ठीक है, कि नंबर की फॉर्म में हम बताते हैं कि भाई जैसे हम कोई क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारे पास हमें पता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वो तो ज़्यादा हो गया, वो क्वालिटेटिव टर्म्स में हो गया, हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं। अब मैंने बोला कि इस क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो गया, हमें पता चलता है कि भाई एक मीनिंगफुल डाटा, जिससे हमें पता चले कि भाई कितनी क्वांटिटी में चीज़ें हैं हमारे पास डाटा। इसीलिए हमारी जो अभी जनगणना की गई वो इसलिए की गई कि पता चले कि भाई कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ गई है ना। प्लूरल सेंस इन एज ए न्यूमेरिकल डाटा। In the plural sense, static refers to numerical fact systematically collected. स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जैसे अभी ये तो नहीं है कि एक इंसान ने पूरे देश के लोगों को गिन लिया, नहीं, अलग अलग गाँव में अलग अलग लोग आ रहे थे, अलग अलग जो मतलब गिनने वाले अलग अलग ऑफिसर्स आ रहे थे। तो स्टैटिकल डाटा सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है कि भाई इस गांव में ये इंसान जाएगा, इसमें ये जाएगा, इस शहर में ये जाएगा, इस गली में ये जाएगा, इस सोसाइटी में ये जाएगा, इस मोहल्ले में ये जाएगा। तो उस तरीके से कलेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब होता क्या है कि वो बहुत से तरीके से कलेक्ट किया जाता है, हम वो स्टैटिक में बहुत से तरीके समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। बाय स्टैटिक्स वी मीन्स aggregates of fact affected to market extent by a multiplexity of causes numerical expressed and enumerated or estimated according to the reasonable standards of accuracy collected in the systematic manner for a predetermined purpose and placed in the relation to each other। एक सिस्टमेटिक मैनर में जैसे हमने बात की, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता लगाना है कि क्यों कौन कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। एक स्कूल है, उस स्कूल में आपको ये पता लगाना है कि भाई कौन कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। अब आप टीचर्स को ये काम दोगे कि भाई टीचर्स पता लगाएंगे भाई इस सेक्शन में फॉर एग्जांपल 1st to 5th ये टीचर काम करेगा, 6 to 10th ये टीचर काम करेगा, 11th 12th में ये टीचर जाएगा। तो सिस्टमेटिक वे में और उस डाटा को कलेक्ट करना एक सही प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए, ताकि पता चले कि क्या डाटा हमारे पास आ रहा है। तो स्टैटिक्स के अंदर हम डाटा किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें भी समझेंगे। की फीचर्स इन प्लूरल सेंस, सबसे पहले आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, अ सिंगल न्यूमेरिकल फिगर्स, एग्जांपल एज ऑफ एक्स इज 18 इज नॉट सेटिस्फाई स्टैटिक्स। A collection of figure, example age of students in class 12 are 17, 18, 17, 19 is static। देखो एक न्यूमेरिकल फिगर होना, जैसे कि कोई भी इंसान है XYZ, उसकी एज 18 है, तो ये स्टैटिक्स नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ फिगर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लास के अंदर ये पता लगा रहे हो कि भाई किस किस एज के बच्चे बैठे हैं, तो उसमें 17 है, 18 है, 17 है, 19 है, तो ये स्टैटिक है। इस चीज़ का आपको पता लगाना है कि इस क्लास में 17 साल के बच्चे कितने हैं, 18 साल के बच्चे कितने हैं, 19 साल के बच्चे कितने हैं, दैट्स मीन स्टैटिक। जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर हम विलेजेस से बात करें कि भाई हम ये पता लगाना है हमें इस क्लास के अंदर कौन सा बच्चा कहाँ से आता है, तो दादरी से कौन बच्चा आता है फॉर एग्जांपल, भिवानी से कौन आता है, हिसार से कौन आता है, तो वो सब चीज़ें, तो वो हम इसके अंदर पता लगाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हम ये नहीं कि भाई हमें पता लगा कि एक बच्चा यहाँ दादरी से आता है, नहीं, दैट्स नॉट स्टैटिक। हमें पता लगाना है कि कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ से आता है, हिसार से आता है, दादरी से आता है, भिवानी से आता है, चंडीगढ़ से आता है, कहाँ से आता है। Then numerically expressed, qualitative statement like poverty is increasing are not such static until expressed numerical. Example 22% of the population lives below the poverty line। देखो जो चीज़ numerically expressed की गई है, जो जैसे क्वालिटेटिव टर्म्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं की गई है, वो स्टैटिक्स नहीं है। जैसे आपने किसी ने बोला कि भाई हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है,
तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं है, बढ़ती जा रही, कितनी बढ़ती जा रही है। अब आपने एक्सप्रेस किया कि हमारे देश में 22% से ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये न्यूमेरिकल टर्म में ये स्टैटिक्स है कि भाई 22% से कम हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन है। या फिर हम एक रेशो बता दें कि आज के टाइम पे महिलाएं जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी 50% हैं। अब हमारे पास रेशो आ गए 50-50%, 50% जो है औरतें काम करी, 50% जो है वो आदमी काम कर रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस की गई हैं। अगर हम ये बोले कि हाँ आजकल महिलाएं भी काम करती हैं और आदमी भी काम करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया, तो इसको हम स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, इकोनॉमिक फैक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स simultaneously. For example, a rise in price isn't just due to the low supply, it could be due to a high demand, tax hikes और करेंसी इन्फ्लुएंस। देखो बहुत से फैक्ट से इकोनॉमिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई ज़्यादा है, नहीं, डिमांड ज़्यादा है, सॉरी सप्लाई कम है, कि भाई सप्लाई कम आ रही है तो इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं आ रही है तो भी चीज़ें बढ़ती हैं, और सप्लाई कम नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो भी प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई पूरी है पर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो भी वो भी चीज़ अफेक्ट करती है। टैक्स हाइक्स हैं, करेंसी इन्फ्लेशन है, वो भी इम्पेक्ट करता है। उसके बाद आते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो स्टैंडर्ड्स एक्यूरेसी की वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली नेचर क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्टिंग का, तो रिजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप तुक्का मारें कि हाँ ज़्यादा ही है। फॉर एग्जांपल कि आजकल हम बोलते हैं कि बेटियां लोग नहीं मार रहे हैं, तो लोग कहते हैं हाँ ज़्यादा ही है, नहीं मार रहे, नहीं। एक हम बोले कि आज जो है रेशियो सेम हो रहा है, बेटियां भी उतनी हैं बेटे भी उतने हैं, तो फिर ये होता है कि भाई 50-50% है, तो फिर हमारी स्टैटिक्स के अंदर वो चीज़ आती है। मतलब जो भी चीज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड की गई है दैट्स मीन स्टैटिक। बट ये नहीं कि कलेक्शन ऑफ डाटा आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक चीज़ को बोल रहे कि ये स्टैटिक है, नहीं, कलेक्शन ऑफ डाटा उसके अंदर आता है। प्रीडिटरमाइंड पर्पस हमारा होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा मस्ट बी क्लियर बिफोर कलेक्शन बिगिन। कलेक्शन बिगिन करने से पहले आपके पास एक पहले से रीज़न होता है कि भाई आप कलेक्शन क्यों कर रहे हो, वो डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारी जनगणना की गई है तो उसका पर्पस पहले से था कि वही जानना है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है ना, कितने लोग और बढ़ गए हैं, तो उस चीज़ को जानने के लिए वो चीज़ की गई है, तो उसका पर्पस पहले से डिसाइड किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पहले से प्रीडिटरमाइन होता है। उसके बाद आता है हमारा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, डाटा मस्ट बी कंपेरेबल। एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट विद द वेट ऑफ स्टूडेंट इज मीनिंगलेस, हाइट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द हाइट। देखो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर मतलब ये नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट की हाइट को हम किसी स्टूडेंट के वेट से कंपेयर करेंगे, नहीं, वेट तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो हमेशा ये चीज़ हमें ध्यान रखने की कि जो हाइट है वो हाइट से ही कंपेयर की जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम अब सिंगुलर सेंस के अंदर जो ये हमारे मेथड्स हैं इनको स्टडी करते हैं। प्लूरल सेंस हमने अभी कंप्लीट की। सिंगुलर सेंस एज अ स्टैटिकल मेथड, जो स्टैटिकल मेथड हमें दिए गए हैं। इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिक रेफर्स टू द साइंस ऑफ स्टैटिकल मेथड्स ऑफ टेक्निक यूज टू डील विद द न्यूमेरिकल डाटा। इनको यूज़ किया जाता है जो न्यूमेरिकल डाटा है उससे डील करने के लिए। इट इन्वॉल्व 5 डिस्टेंट स्टेजेस, इसके अंदर 5 हमारे स्टेजेस हैं, COPAI। चलो इन स्टेजेस को पढ़ते हैं कि इन स्टेजेस के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारी जो स्टेज आती है वो आती है C, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ डाटा, गैदरिंग रो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स वाया सर्वेज, इंटरव्यूज और सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैं हमारे, जैसे सर्वे करके, मतलब घर घर जाके इंटरव्यूज़ लेके या सेकेंडरी सोर्सेज से। उसके बाद हमारा आता है O, ओरिजिनेशन ऑफ डाटा, एडिटिंग एंड क्लासिफाइंग द कलेक्टेड डाटा इनटू सिस्टमैटिकली अरेंज्ड रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद हम एडिटिंग करेंगे, सारे डाटा को क्लासीफाई करेंगे एक सिस्टमैटिकली मैनर में
रोज एंड कॉलम्स के अंदर। इसके बाद हमारा आता है पी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को प्रेजेंट करेंगे। ये हम पढ़ेंगे आगे, पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह जो है, डिस्प्लेइंग डाटा क्लियरली यूजिंग टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स और चार्ट्स। देन हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, कंप्यूटिंग परसेंटेज, एवरेज, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स और कोरिलेशंस टू फाइंड पैटर्न्स। उसके बाद हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, कंप्यूट करेंगे कि एवरेज निकालेंगे, सारा डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरप्रेशंस ऑफ डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एनालाइज डाटा। उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि भाई ये हमारा जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, एनालाइज किया, कंपेयर किया है, उससे ये कंक्लूजन हमारा निकल के आया है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक के क्या क्या स्कोप है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत लंबी हो गई है, तो हम स्कोप ऑफ स्टैटिक को कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ज़्यादा देर हम नहीं पढ़ते हैं, हमें जितना ये है कि भाई सही है उस अकॉर्डिंग हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। स्कोप ऑफ स्टैटिक के अंदर हम बात करते हैं, द स्कोप ऑफ स्टैटिक कैन बी एनालाइज्ड अंडर 3 हेडर्स। 3 हेडर्स के अंदर स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को डिवाइड किया गया है, एनालाइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक का कैसा नेचर होता है। स्टैटिक एज ए साइंस भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम सारे चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं। जैसे कि साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में काम होता है, उसी तरीके से स्टैटिक्स के अंदर भी सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है। इट स्टडी स्टैटिकल लॉज एंड मेथड सिस्टमेटिकली टू एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा। सिस्टमेटिकली सारे काम को किया जाता है, तो ये साइंस भी है। और एज एन आर्ट, ये आर्ट भी है। आर्ट किस तरीके से है, इट अप्लाई स्टैटिकल मेथड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन और प्रिडिक्टिंग डिमांड्स। ये आर्ट इसलिए है क्योंकि एक तो हम इसको एक अच्छे से डिज़ाइन करते हैं रोज़ कॉलम्स के अंदर, इसलिए भी है, और रियल वर्ल्ड के अंदर हम इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिकली उस चीज़ को शो करते हैं, लाइक फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन या प्रिडिक्टिंग डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव मैटर्स ऑफ स्टैटिक्स। इट डील्स विद द 2 ब्रॉड कैटेगरी। इसके अंदर भी 2 ब्रॉड कैटेगरी दी गई है हमारी। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रक्टिव स्टैटिक्स, मेथड्स यूज टू कलेक्ट प्रेजेंट एनालाइज डाटा। इसके अंदर जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, वो हमारे मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देन इन्फ्लेशनल स्टैटिक्स, मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स और generalizations are drawn about the population based on a sample taken from it। इसके अंदर कंक्लूजन जनरेट करते हैं कि भाई जो हमने सैम्पल्स लिए हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसका क्या कंक्लूजन आया है, वो हम इसके अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक। वाइल हाईली यूजफुली स्टैटिक्स हैज़ ए नोटेबल लिमिटेशंस। कुछ ही लिमिटेशंस इसकी होती हैं। सबसे पहले आता है डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। देखो हमने बात कर ली कि भाई क्वांटिटी टर्म्स में जो भी बातें आती है, जो भी नंबर्स के फॉर्म में चीज़ें आती हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा जो हमारे पास होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है, लेकिन एक क्वालिटेटिव फिनोमेना को नहीं देखता है। जैसे कि इट कैन नॉट डायरेक्टली मेजर एट्रीब्यूट्स लाइक होनेस्टी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी और ब्यूटी अनलेस दिस आर कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल सोर्सेज। ये जब तक न्यूमेरिकल सोर्सेज में नहीं आता तब तक ये इन चीज़ों को नहीं देखते, जैसे होनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, गरीबी है, पॉवर्टी है और ब्यूटी है। ठीक है, इसके बाद आता है डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, इट ओनली डील्स विद एग्रीगेट। द इनकम ऑफ 1 पर्सन इज नॉट स्टैटिक। ये मैंने बोला ना, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एक पर्सन की इनकम को किससे कंपेयर करेगा वो, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है ना डाटा का, तो बहुत से लोगों का कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, तो इंडिविजुअल के साथ ये डील नहीं करता है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। देखो हम कितना ही सब चीज़ें कैलकुलेट कर लें, बट जो रिजल्ट्स हैं वो एवरेज बेसिस पे ही होते हैं। हम एक अनुमान ही लगाते हैं कि भाई हाँ इतना ही होगा। स्टैटिक्स लॉज आर प्रोबेबिलिस्टिक
नॉट एब्सलूट लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो जो लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री वो एब्सलूट है, वो फिक्स है, वो वैसे ही रहेंगे। हम अगर 10 साल बाद भी उनको उठा के देखेंगे तो वो सेम ही रहेंगे। बट स्टैटिक्स के अंदर हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है कैन बी मिसयूज भी हो सकता है इसका। स्टैटिक कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रेजेंट ए बायस्ड व्यू। स्टैटिक कैन प्रूव एनीथिंग। देखो स्टैटिक के अंदर मिसयूज हो सकता है। बायस्ड तो बहुत से लोग होते हैं। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि भेदभाव हम बोल सकते हैं कि भाई आप किसी का फेवर कर रहे हो, है ना। तो स्टैटिक बायस्ड हो सकती है, स्टैटिक मैनिपुलेट की जा सकती है। होमोजेनिटिक ऑफ data is essential. You cannot compare data of entirely different nature. Example, comparing production of wheat in tons with the production of cloth in meters. इसके अंदर क्या है कि हम ये नहीं कि जिस चीज़ का नेचर बहुत डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है, आपको पता ही नहीं कि ये अलग नेचर का, ये अलग नेचर का है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है, वीट का प्रोडक्शन हम कपड़े से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं। भाई इतना मीटर कपड़ा है, इतना मीटर वीट है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोजेनिटी ऑफ डाटा इसके अंदर एसेंशियल होता है कि सेम आपको चाहिए। अब आपको कपड़ा अगर कंपेयर करना है तो आपको कपड़ा ही चाहिए, अगर आपको वीट कंपेयर करना है तो आपको वीट ही चाहिए। तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आप अलग अलग चीज़ों को एक साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते हो, सेम चीज़ें अगर वो नहीं हैं तो आज हमने बेसिक्स का इंट्रोडक्शन कवर किया है। इकोनॉमिक्स क्या होती है और स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने जाना कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हैं और जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो वो किस तरीके से सेटिस्फाई की जा सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद हमने बात की स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। वो अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो स्टैटिक्स का रियल मीनिंग यही होता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं तो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।